नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम समसामयिकी घटना चक्र दृष्टि 2022 समसामयिकी घटनाओं का वार्षिक संकलन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक का संकलन है। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। बीना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना। पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल और गैस की ढुलाई ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल साधन माना जाता है। पिछले कुछ दशकों में देश में भूमिगत पाइपलाइनों का नेटवर्क बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है। पाइपलाइनों का नेटवर्क देश में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में काफ़ी सहायक है। स्मरणीय तथ्य देखते हैं। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना मध्य प्रदेश, पनकी उत्तर प्रदेश बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस पाइपलाइन का संचालन बीपीसीएल द्वारा किया जाएगा। यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश में पनकी स्थित पीओएल पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लिब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है। 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस पाइपलाइन का व्यास 18 इंच है। इस परियोजना की कुल लागत 1524 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 1227 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश में 297 करोड़ रुपए है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 5 जिलों को आच्छादित करेगी: ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर। जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले यथा सागर और टीकमगढ़ इस परियोजना के तहत आच्छादित होंगे। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना रिफाइनरी से उत्पादों की सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 68% की कटौती होगी। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य नवाचार एवं उद्यमिता विकास, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करना है। इस पहल का कार्यान्वयन AICTE ऑल इंडिया AICTE तथा शिक्षा मंत्रालय नवाचार प्रकोष्ठ इनोवेशन सेल द्वारा किया जा रहा है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 के परिणामों की घोषणा की गई। यह ARIIA का तृतीय संस्करण है। उल्लेखनीय है कि ARIIA के प्रथम संस्करण को अप्रैल 2019 तथा द्वितीय संस्करण को अगस्त 2020 में जारी किया गया था। ARIIA के सद्य संस्करण में गैर तकनीकी संस्थानों नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए एक विशेष फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। इस वर्ष ARIIA में कुल 1438 संस्थानों की भागीदारी रही, जो द्वितीय संस्करण कुल 674 संस्थानों की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। ARIIA 2021 में भागीदार संस्थानों को 2 प्रमुख श्रेणियों यथा तकनीकी एवं गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल में विभक्त किया गया है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। ARIIA 2021 के अनुसार IIT मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थानों का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे CFTI केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान, सेंट्रल फाइनेंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान तकनीकी श्रेणी में रैंकिंग प्रदान की गई है। श्रेणी उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग: केंद्र वित्त पोषित तकनीकी संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान तकनीकी शीर्ष 5। तो सेंट्रल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी हैं उनमें टॉप 5। IIT मद्रास पहली रैंक पे तमिलनाडु में, IIT बॉम्बे सेकंड में महाराष्ट्र में, IIT दिल्ली में तीसरे नंबर पे, IIT कानपुर चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और IIT रुड़की उत्तराखंड 5वें नंबर पे। राज्य विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय राजकीय एवं राज्य वित्त पोषित तकनीकी शीर्ष 5। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब में पहले नंबर पे, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली में दूसरे नंबर पे, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली में तीसरे नंबर पे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा चौथे नंबर पे। अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन तमिलनाडु पाँचवें नंबर पे। राजकीय महाविद्यालय संस्थान राजकीय एवं राज्य वित्त पोषित तकनीकी शीर्ष 5। अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र 1 नंबर पे। पीएसजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तमिलनाडु दूसरे नंबर पे। एलडी अभियांत्रिकी महाविद्यालय गुजरात तीसरे नंबर पे। त्यागराजर अभियांत्रिकी महाविद्यालय तमिलनाडु चौथे नंबर पे। वीर माता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान महाराष्ट्र 5वें नंबर पे। विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विद्यालय स्ववित्त पोषित और निजी तकनीकी श्रेणी में शीर्ष स्थान कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोड़दाह उड़ीसा को प्राप्त हुआ है, जबकि इसी श्रेणी में चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब द्वितीय स्थान पर है। निजी महाविद्यालय संस्थान स्ववित्त पोषित निजी तकनीकी श्रेणी में जीएच राय सोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र प्रथम एवं आरएमके अभियांत्रिकी महाविद्यालय तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर। तो जीएच राय सोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र प्रथम पर और आरएमके अभियांत्रिकी महाविद्यालय तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर। ध्यातव्य है कि गैर तकनीकी विश्वविद्यालयों को भी 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है। छठा है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्रीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय वित्त पोषित गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल। श्रेणी में पहले स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, इग्नू नाम है इसका। दूसरे में भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड है। सामान्य गैर तकनीकी श्रेणी में नॉन टेक्निकल के अंतर्गत भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गुजरात शीर्ष पर है। वहीं श्री नारायण कॉलेज केरल दूसरे एवं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति CFTI सेंट्रल फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेंट्रल फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों केंद्रीय विश्वविद्यालय तकनीकी की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर चौथे पे। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज 10वें स्थान पर है। स्ववित्त पोषित निजी विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय तकनीकी की रैंकिंग में MET विश्वविद्यालय नोएडा 9वें नंबर पर है। निजी स्ववित्त पोषित निजी महाविद्यालय संस्थान तकनीकी वर्ग में IET समूह संस्थान उत्तर प्रदेश KIET है काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तीसरे स्थान पर है। तो ये गाज़ियाबाद के पास पड़ता है KIET, तो ये तीसरे नंबर पे है। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट नीति आयोग एक स्वस्थ सूचकांक हेल्थ इंडेक्स का विकास कर उसे एक ऐसे वार्षिक सुव्यवस्थित साधन के रूप में स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम प्राप्त करने पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। फरवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक का प्रथम संस्करण स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। स्मरणीय तथ्य 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट का चौथा संस्करण 2019-20 जारी किया गया। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके वृद्धिमान परिवर्तन वर्ष दर वर्ष प्रगति तथा समग्र प्रदर्शन वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट हेतु आधार वर्ष 2018-19 तथा संदर्भ वर्ष 2019-20 रखा गया है, जो कोविड-19 से पूर्व की स्थिति को समाहित करता है। यह स्वस्थ सूचकांक 24 संतकों 24 इंडिकेटर्स पर आधारित है। समान तत्वों के मध्य तुलना को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निम्न 3 श्रेणियों बड़े राज्य, छोटे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में रैंकिंग प्रदान की गई। राज्यों के संदर्भ में
राज्यों के संदर्भ वर्ष में सूचकांक स्कोर के आधार पर 3 वर्ग फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पायरेंट्स में वर्गीकृत किया गया है। तो स्टेट्स को किस किस में वर्गीकृत किया गया है सूचकांक स्कोर के आधार पर? फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पिरेंट्स। रेफरेंस ईयर 2019-20 के लिए बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। टॉप 3 हैं केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल को लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य घोषित किया गया है। शीर्ष 5 बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से संदर्भ वर्ष 2019-20। रैंकिंग 1 पर केरल 82.20, दूसरे पे तमिलनाडु 72.42, तीसरे पे तेलंगाना 69.96, चौथे पे आंध्र प्रदेश 69.95, पाँचवें महाराष्ट्र 69.14। वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान 19वां उत्तर प्रदेश का स्कोर 30.57 को प्राप्त हुआ है, जबकि 31 स्कोर के साथ बिहार 18वें स्थान पर 31 स्कोर के साथ। जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन आधार वर्ष से संदर्भ वर्ष की दृष्टि से क्रमशः शीर्ष 3 राज्य हैं। तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से? यूपी, असम और तेलंगाना। तो वृद्धिशील प्रदर्शन है इनका। शीर्ष टॉप 5 छोटे राज्य समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से संदर्भ वर्ष 2019-20। मिजोरम पहले नंबर पर 75.77, त्रिपुरा दूसरे नंबर पर 70.16, सिक्किम तीसरे नंबर पर 55.53, गोवा चौथे नंबर पर 53.68, मेघालय 5वें नंबर पर 43.05। केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन के आधार पर दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली प्रथम स्थान पर, जबकि अंडमान और निकोबार अंतिम 7वें स्थान पर। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए की लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ये जल विद्युत परियोजनाएं निम्नवत हैं: रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। स्मरणीय तथ्य: रेणुका जी बांध परियोजना, यह परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। इस बांध परियोजना को गिरी नदी पर बनाया गया है। गिरी यमुना की सहायक नदी है। इस परियोजना की क्षमता 40 मेगावाट है। यह परियोजना दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी। उसे प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। रेणुका जी बांध परियोजना के भंडारित जल का उपयोग हथिनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र एनसीटी दिल्ली को दिया जाएगा, जबकि वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि रेणुका जी बांध परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार एवं 6 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों यथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ज्ञातव्य है कि 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना, यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है। इस परियोजना को सतलज नदी पर बनाया गया है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट है। इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। इसके साथ ही प्रतिवर्ष पर्यावरण से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। धौला सिद्धि परियोजना, यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जिले में स्थित है। इसे ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता 66 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष 304 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष पर्यावरण से 2.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। इसे पब्बर नदी, यमुना की सहायक नदी पर बनाया गया है। इसकी क्षमता 111 मेगावाट है।
इससे प्रतिवर्ष 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध, यह परियोजना शिमला और मंडी जिले में स्थित है। यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 382 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। इसके साथ ही पर्यावरण से प्रतिवर्ष 11 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायता मिलेगी। सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21। सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की स्थिति के आकलन तथा उनकी सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव से अवगत होने का एक रूप साधन यूनिफॉर्म टूल है। सूचकांक, जो सुशासन सूचकांक 2020-21 है, का विकास प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, DPIIT भी कहते हैं, ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली तथा सुशासन केंद्र हैदराबाद CGG, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तकनीकी सहयोग से किया। तो DARPG है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। उसने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस नई दिल्ली तथा सुशासन केंद्र हैदराबाद सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तकनीकी सहयोग के साथ शुरू किया इस सूचकांक को। स्मरणीय तथ्य 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। तो 25 दिसंबर को क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, तो उस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों यथा अन्य राज्य समूह A, अन्य राज्य समूह B, उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू कश्मीर, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र, को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतकों के आधार पर राज्यों के शासित प्रदेशों के स्कोर एवं रैंक की गणना की गई है। संयुक्त रैंक में समूह A के राज्यों में गुजरात, समूह B के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। सुशासन सूचकांक के 10 क्षेत्र निम्नवत हैं: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे एवं जन सुविधा उपयोगिता, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्र शासन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, नागरिक केंद्रित शासन। संयुक्त रैंकिंग में समूह B के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि। विवाह की न्यूनतम आयु को लेकर कानूनी हस्तक्षेप आज़ादी से पहले का है। हरविलास शारदा ने वर्ष 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह की रोकथाम हेतु एक विधेयक पारित किया या प्रस्तावित किया। आगे जाकर इसके लिए जो कानून बना वह बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कहलाया। इस अधिनियम के जरिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय की गई। इसके जरिए लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई। वर्ष 1978 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया, जिसके अनुसार लड़कों के लिए यह आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी गई। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य 5 SDG 5 का हिस्सा है। स्मरणीय तथ्य 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में 3 वर्षों की वृद्धि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। संसद से इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु एक समान 21 वर्ष हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति न बन पाने के कारण उसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना।
मूलतः वर्ष 1974 में सरयू नहर परियोजना की परिकल्पना लेफ्ट बैंक घाघरा कैनाल प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। प्रारंभ में इस परियोजना का उद्देश्य बहराइच एवं गोंडा जिले की 267,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना था। हालांकि वर्ष 1980 में इस परियोजना के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन एवं विस्तार कर इसका पुनर्नामकरण सरयू नहर परियोजना के रूप में किया गया। स्मरणीय तथ्य 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल सरप्लस वाटर की सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इस परियोजना को डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत 5 नदियाँ यथा घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी को आपस में जोड़ा या इंटरलिंक किया गया है। यह परियोजना 3 चरणों यथा चरण 1 पूर्व AIBP, चरण 2 AIBP तथा चरण 3 PMKSYNP में कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में शामिल हैं अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना, माझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। इन परियोजनाओं से इन क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध होगा। यह परियोजना 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज लाभान्वित होंगे। झांसी में उद्घाटित परियोजनाएं 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया। इससे सस्ती विद्युत एवं ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री ने झांसी अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया। इसका नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया। तो इसका जो नामकरण किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया। यह पार्क 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने निर्मित किया है।